यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के विषय पर, और जितना पीछे का सब कुछ चल रहा था जिस पे पॉलिटिकल एनालिसिस भी मैंने कुछ की थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी मुझे लगता है, लेकिन मैंने की क्योंकि वो संविधान से जुड़ा हुआ मामला था। आज हम उस विषय पर, पूरे संवैधानिक विषय पर आने वाले हैं। क्यों? अब सवाल ये आता है कि क्यों राज्यपाल के पीछे पड़ गए गहलोत। आखिर ऐसी इमरजेंसी क्या पड़ गई कि गहलोत राजस्थान के गवर्नर के पीछे पड़ गए, बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रेजोल्यूशन पास किए सीधे मुख्यमंत्री की पर्ची लेकर पहुंच गए। इन पर कानूनी प्रक्रिया क्या है? विधायकों ने राजभवन घेर लिया, जनता से राजभवन घेरने की बात कर ली, खुद सरकार केजरीवाल स्टाइल में राजभवन घेरने चल दी। तो ये सब विषय क्या है, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके दो तीन महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर हमको ध्यान देना चाहिए। एक बात तो यह है कि सचिन पायलट गुट को जिस समय वहाँ के स्पीकर ने नोटिस दिया तो उस नोटिस को उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट में चैलेंज किया। राजस्थान हाईकोर्ट ने 3 दिन उस पर सुनवाई की। 21 तारीख को उन्होंने फ्रेम किए उसके कुछ पॉइंट्स। हम सब जानते हैं कि कोर्ट में जिस समय कोर्ट डिसीजन देता है तो कोर्ट का अपना एक स्टाइल है काम करने का। उसके सामने जो प्रश्न आए होते हैं उस पर वो कॉन्स्टिट्यूशन को देखता है या कानून को देखता है, और कानून के देखने के बाद उस पर कुछ प्रश्न फ्रेम करता है, जिसको फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज कहते हैं कि ये इशू क्या है और इस पर कुछ प्रश्न फ्रेम करता है। ये जो प्रश्न फ्रेम किए जाते हैं इनके जवाब दिए जाते हैं जिस समय प्रश्नों की फ्रेमिंग होती है, यानी कि जिस समय इशू फ्रेम होते हैं उन इश्यूज के फ्रेम होते समय ही पार्टियों को पता लग जाता है कि डिसीजन किधर आने वाला है। और हम सब जानते हैं कि माननीय न्यायालय में डिसीजन आने से पहले जब क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं वो भी चैलेंजेबल होते हैं। फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस भी चैलेंजेबल होते हैं, क्योंकि फ्रेमिंग ऑफ इशू अगर गलत हो गया और जो मुद्दा हम लेकर कोर्ट पहुंचे थे उस मुद्दे पर कोर्ट पहुंच नहीं पाया और दूसरी बातों पर कोर्ट ने क्वेश्चन फ्रेम कर दिए तो फिर मामला पलट जाएगा और पता नहीं कहां का कहां जजमेंट हो जाएगा। इसलिए कोर्ट में जिस समय भी प्लीडिंग जाती है बोथ पार्टीज की, उस प्लीडिंग के बाद कोर्ट प्राइमरी सुनवाई करता है। सुनवाई करने के बाद उस पर क्वेश्चन फ्रेम करता है। अब सवाल यह आता है कि राजस्थान हाईकोर्ट के डिसीजन आने से पहले गहलोत सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, यानी कि स्पीकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत नहीं मिली क्योंकि ऑलरेडी लिस्पेंडेंस था हाईकोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम उनमें कोई इंटरवेंशन नहीं कर सकते, पहले उनका डिसीजन आ जाने दीजिए फिर हम बात करेंगे, हम उनमें इंटरवेंशन नहीं करेंगे। दूसरी बात यह आती है कि राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट आने से पहले गवर्नर पर प्रेशर क्यों बनाना और गवर्नर पर प्रेशर बनाकर असेंबली क्यों बुलाना, उसका जवाब छुपा हुआ है राजस्थान हाईकोर्ट ने जो क्वेश्चन फ्रेम किए। मैं आपको बताऊं, आप सब भी अगर चाहें तो सर्च करके निकाल सकते हैं और आपको ये जानकारी हो सकती है कि पॉलिटिकल कैसे चलता है। आर्टिकल 191 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 191, और 191 को जब आप पढ़ेंगे शेड्यूल नंबर 10, और शेड्यूल नंबर 10 में जब आप उसमें घुसेंगे तो 10th शेड्यूल में आपको वो डिस्क्वालिफिकेशंस मिलेंगी कि किस आधार पर डिस्क्वालीफाई किया जाता है विधानसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर। इन डिस्क्वालिफिकेशंस में 2 बातें हैं रूल्स में। उन 2 बातों में उन्होंने कहा या तो वो इस विप न माने, यानी कि जो कहा गया है उसको ना माने, या फिर वो स्वयं अपना जो पार्टी का मेंबरशिप है उसको सरेंडर कर दे। तो ऐसे दोनों ही पॉइंट्स पर डिस्क्वालिफिकेशन उसकी बनती है और उसको विधानसभा की सदस्यता से भंग किया जा सकता है। अब सचिन पायलट के मामले में दोनों बातें नेगेटिव जा रही हैं, तो कोर्ट ने जो 13 क्वेश्चन फ्रेम किए उन 13 क्वेश्चंस में उसने कहा क्या पार्टी विप, जो विप की बात हो रही है, क्या विप संवैधानिक है? आर्टिकल 19 का उल्लंघन तो नहीं है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन तो नहीं है, और देश की जो डेमोक्रेटिक सिचुएशन है उसका उल्लंघन तो नहीं है। क्यों? क्योंकि पार्टी ने एक विप जारी कर दी। विप जारी करने का मतलब होता है विधायकों का अपना विवेक शून्य हो गया, अब वो उस पर वोटिंग करने के लिए मजबूर हैं और उनको वोट डालना ही पड़ेगा।
अब उनको वोट डालना ही पड़ेगा, मतलब क्या? मतलब यह हो गया कि विधायक जो हैं, जिस मामले में हमने उनको चुनकर भेजा कि वो हमारी बात को रखेंगे, वो हमारी बात रखने के बजाय अब वो पार्टी के हाईकमान की बात रखेंगे, जो व्हिप जारी हो गई। तो क्या ये आर्टिकल 19 का उल्लंघन नहीं है? क्या ये प्योर डेमोक्रेसी का उल्लंघन नहीं है? ये उन्होंने एक क्वेश्चन फ्रेम किया। दूसरा उन्होंने कहा कि पहले केहोतो होलोहन का जजमेंट आ चुका है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बड़ी बेंच का जजमेंट आ चुका है, जिसमें वो व्हिप के विषय में बता चुके हैं कि व्हिप का मामला सिर्फ तभी लागू होता है जिस समय वो कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस मोशन पर है। बाकी कानून पास करते समय, बाकी विधानसभा की कार्रवाई होते समय विधायकों को स्वतंत्रता होती है कि वो वहां पर जाएं और जाने के बाद अपना मत रखें। पार्टी ने जो या सरकार ने जो फ्रेम करके रखा हो कानून, उस कानून पर सरकार के पक्ष में वोट करने के लिए वो बाध्य नहीं है। वो किसी भी पक्ष में वोट डाल सकते हैं। और ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो तभी है जब कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस मोशन में, जब पार्टी की व्हिप इशू हो गई हो, उस समय वो संसद में या विधानसभा में ना जाएं। तो अभी तो इन दोनों में से ना तो सचिन पायलट गुट ने अभी तक सरेंडर किया है अपना अधिकार, और ना ही अभी हाउस में कोई व्हिप जारी हुई है। तो फिर विधानसभा अध्यक्ष ने इस समय पर जो नोटिस किया, क्या वो नोटिस असंवैधानिक नहीं है? क्या विधानसभा अध्यक्ष के वो जुरिडिक्शन के बाहर नहीं है? और ये जो सारी कार्रवाई है वो पार्टी अध्यक्ष के नाते तय होगी। पार्टी अध्यक्ष उस समय तक स्वयं सचिन पायलट जी स्वयं थे, बाद में पार्टी अध्यक्ष बदले गए। तो अभी ये नई कॉन्स्टिट्यूशनल एनोमली तैयार हो गई और कोर्ट ने ये जो फ्रेम किए, उन्होंने कहा क्या विधानसभा को बुलाए बगैर, सत्र आहूत किए बगैर, क्या डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन स्पीकर डील कर सकते हैं? क्या स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में है जब तक विधानसभा न बुलाई जाए? साथ में उन्होंने कहा कि अगर, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन उन्होंने कहा कि अगर विधानसभा के अंदर भी स्पीकर बैठे हुए हैं और स्पीकर व्हिप जारी, पार्टी अध्यक्ष व्हिप जारी करता है, तो व्हिप जारी करना अगर उसका अधिकार है 10वीं अनुसूची में, जैसा 10वीं अनुसूची में कहा गया है, तो अगर व्हिप जारी करना अगर अधिकार है और ये कानूनन सही है, तो क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है? मतलब वो प्रावधान जहां पर व्हिप की बात 10वीं अनुसूची में कही गई है, क्या वो व्हिप का प्रावधान ही आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और डेमोक्रेसी के बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं है? और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम सब जानते हैं कि उसकी जो जान है वो जान रखी हुई है फंडामेंटल राइट्स में। तो किसी भी विधायक का अपना फंडामेंटल राइट है कि वो अपनी बात कह सकता है, वो अपने विचार रख सकता है, पार्टी के सामने भी, विधानसभा के सामने भी। आफ्टर ऑल लाखों लोगों ने चुनकर एक व्यक्ति को भेजा, उसकी जबान बंद कैसे की जा सकती? आर्टिकल 19(1)(a केवल उसका नहीं है। विधायक जब बोल रहा है तो वो अपनी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस पर लाखों लोगों ने विश्वास जताकर उसको जिताकर भेजा है। यानी कि वो जो उल्लंघन अगर उसके स्पीच एंड एक्सप्रेशन का किया जाएगा, तो उन लाखों लोगों के अधिकार जो उनको बोलना चाहिए था, जिसके लिए उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा था, और रिप्रेजेंटेटिव को आपने बोलने से मना कर दिया, उस रिप्रेजेंटेटिव को बोलने से मना करने का मतलब है आर्टिकल 19(1)(a) का इन लाखों लोगों का उल्लंघन हुआ। ये उसने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। क्वेश्चन फ्रेम करने के बाद ये बिल्कुल कंफर्म हो गया था कि इन क्वेश्चंस के जो आंसर आएंगे वो राजस्थान सरकार के विरुद्ध ही जाएंगे और राजस्थान सरकार इस पर मुंह की खाने वाली है। ऐसा ये क्लियर हो गया। तो फिर आगे का जो प्रकरण चला वो कैसे चला? तो उनको समझ में आया कि एटलीस्ट विधानसभा तो बुलाई जाए, क्योंकि जब ये क्वेश्चन फ्रेम हो गया कि विधानसभा के बाहर उसको अधिकार है, विधानसभा के अंदर ही अधिकार है, और कितना अधिकार है, तो उनको लगा कि तुरंत तत्काल इस पर असेंबली बुला लीजिए, और असेंबली में जब व्हिप जारी कर दिया कि आपको प्रेजेंट होना है और ये लोग प्रेजेंट नहीं होंगे, तब ये लीगलाइज हो जाएगा, नहीं तो राजस्थान हाईकोर्ट में हम हारने वाले हैं। और सुप्रीम कोर्ट से भी उनको उम्मीद है कि बहुत राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट ने जिस प्रकार 13 क्वेश्चन बनाए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो अद्वितीय हैं। तो फिर क्या? तो ऐसे विषय पर इस समय विधानसभा बुलाई जाए, विधानसभा में कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया जाए, तब 2 क्वेश्चंस के जवाब वहां मिलेंगे। अब सवाल यह आता है कि
कॉन्फिडेंस मोशन या नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर विधानसभा में लाया जाएगा तो वो कौन लाएगा? तो अब विधानसभा भी आएगी तो नई अनोमली लेकर आएगी। नई अनोमली क्या लेकर आएगी? नया संशय क्या लेकर आएगी? क्या विधानसभा के अंदर विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव राज्यपाल सिद्ध करने के लिए कहेगा या कोई पार्टी उस पर लेकर आएगी? तो जो रूलिंग पार्टी है वो विश्वास प्रस्ताव का मत नहीं ला सकती, वो अविश्वास प्रस्ताव अपोजिशन ला सकती है। और अपोजिशन अविश्वास प्रस्ताव भी लाने से रहा ऐसा लगता है। राज्यपाल के सामने आपने 102 की संख्या पूरी कर दी, इसलिए राज्यपाल जी आपको विश्वास सिद्ध करने की अनुमति दे नहीं सकते। और ये सब जब चल रहा था तो मैं ये कह रहा हूं कि अंदर जब घुसेंगे तो भी ये आप फिर से लिपापोती करने की कोशिश करेंगे और लंबा खिंचेगा, क्योंकि फिर वो कुछ डिसीजन लेंगे, फिर वो दोबारा चैलेंज होगा, फिर वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, फिर वो नए क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। ये सब कुछ अभी चलने वाला है। राजस्थान हाईकोर्ट जब तक डिसाइड करे तब तक ये नया खेल खेल दो और इसको और लंबा थोड़ा खींच दो, ताकि देश का ध्यान राजस्थान पे ही टिका रहे और देश का ध्यान चीन से हट जाए, ईडी से हट जाए। इस जल्दबाजी में चीफ मिनिस्टर ये भूल गए कि जब सत्र आहूत करने के लिए कहा जाता है तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसीजन होता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इंदिरा नेहरू गांधी के मामले में डिसाइड कर चुका है। मैं आपको याद दिला दूं, इंदिरा नेहरू गांधी वही मामला है जिस समय इमरजेंसी लगाई गई थी। इमरजेंसी लगाने के लिए इंदिरा गांधी ने एक चिट्ठी लिखकर राष्ट्रपति को कहा कि यहां इमरजेंसी लगा दो। राष्ट्रपति ने उनके कहने पर इमरजेंसी लगा दी। बाद में जब वो मामला चैलेंज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई केवल प्रधानमंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं होता, इसलिए प्रधानमंत्री के कहने पर इमरजेंसी ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अब जब आप ये कहते हैं कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बंधा हुआ है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बंधा हुआ है, ना कि प्राइम मिनिस्टर, ना कि चीफ मिनिस्टर से। चीफ मिनिस्टर वहां के क्या किया, वो एक चिट्ठी लेकर गए और उन्होंने कहा कि साहब हमारे यहां सत्र बुला लीजिए। राज्यपाल ने कहा कि हम इस पर अभी कानूनी पहलू देख रहे हैं, कानूनी पहलू देखने के बाद हम निर्णय लेंगे। उन्होंने धरना दे दिया, बात क्यों नहीं मानोगे। आफ्टर ऑल जब बहुत देर बैठे रहे तो राज्यपाल से जब उनकी पुनः चर्चा हुई तो राज्यपाल ने यही कहा कि भैया चीफ मिनिस्टर केवल नहीं कहेगा, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, रात में फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कॉल किया और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से फिर रेजोल्यूशन पास किया, जो आज वो वहां देने गए या देने जा रहे होंगे। फिर अब सत्र बुलाने की आवश्यकता क्या है? मैं मानता हूं कि राज्यपाल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिसीजन को मानने के लिए बाध्य हैं, लेकिन एक चीज सदैव याद रखनी चाहिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई भी डिसीजन मानने के लिए प्रेसिडेंट तो बाध्य है, लेकिन राज्यपाल पूर्ण रूप से बाध्य नहीं है। इसके लिए आर्टिकल 200 जब आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 200 में यह व्यवस्था दी गई है कि राज्यपाल यदि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के किसी डिसीजन से सहमत ना हो तो वो राष्ट्रपति से सलाह के लिए उस रिकमेंडेशन को भेज सकता है और राष्ट्रपति के सलाह देने के पश्चात वो उस पर निर्णय ले सकता है। इसलिए यह कहा जाए कि राज्यपाल बंधे हुए हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, तो राज्यपाल पूर्ण रूप से बंधे नहीं होते, वो प्रेसिडेंट पूर्ण रूप से बंधे होते, क्योंकि प्रेसिडेंट किससे पूछेगा यह सवाल है। और प्रेसिडेंट भी अगर कहीं ऐसे फंस जाता है तो प्रेसिडेंट के पास भी आर्टिकल 143 के तहत यह अधिकार होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में भेजे और सुप्रीम कोर्ट से कहे कि ये मेरे प्रश्न हैं, इनके डाउट्स क्लियर करके मुझे बताइए, इन रेफरेंस जिसको कहते हैं। तो इस मामले में ये जो ईडी है, ईडी से बचने के लिए कितना लंबा खींचा जाए ये चल रहा है। चाइना इशू से बचने के लिए ये ईडी और चाइना एक दूसरे से मिले हुए, मैंने पीछे भी कई बार पूरा एक्सप्लेन किया है, क्योंकि जिस होटल में ये विधायक रुकाए गए थे उस होटल पर ईडी के छापे पड़ रहे थे, उस होटल ओनर के ऊपर। अब यह भी संभव है कि उस होटल में इसलिए ही रुकाए गए हों क्योंकि ईडी का छापा वहां पड़ेगा, तो हो सकता है कि ये जो चाइना से पैसे का जो ईडी इस समय इन्वेस्टिगेशन कर रही है कांग्रेस पार्टी की, वो पकड़ा जाए और पकड़ने के बाद सारे राज खुल जाएं। तो क्या किया कि उसी के होटल में उन सभी विधायकों को रखा गया और जब ईडी के छापे पड़े तो ये उसका इशू बनाने के लिए ही रखा गया कि ये इशू बनाएंगे कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर छापे पड़ रहे हैं, ना कि होटल ओनर के ऊपर।
और होटल ओनर के पास उसका डिटेल हो सकता है। तो वो जो ये पूरा प्रकरण चल रहा है, ये मेरी नजर में ईडी से बचने के लिए कि इस समय कोरोना काल में, चाइना संकट के समय पर ऐसा ना हो कि सारी की सारी कहानी मार्केट में आ जाए और बहुत भारी समस्याएं खड़ी हो जाएं। इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे यूज और मिसयूज कर सकते हैं वैसे करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें माननीय राज्यपाल जी को घेरने की बात वो कर रहे हैं, जनता के द्वारा घेरने की बात कर रहे हैं। चुनी हुई सरकार, सरकार का मुख्यमंत्री कहता है जनता आपको घेर लेगी, तो फिर मुख्यमंत्री को क्या अपने पद पर रहने की आवश्यकता है? मुझे लगता है कि अगर ये इंप्लीमेंटेशन में आ जाए तो राज्यपाल ऐसी सिचुएशन में 356 भी लागू कर सकता है और 356 के तहत केंद्र से कहे कि साहब जिस राज्य में राज्यपाल सुरक्षित ना हो और जिस राज्य की सरकार राज्यपाल को सुरक्षा न करवा सके, ऐसे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो चुकी है, कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर फॉलो नहीं किया जा सकता, इसलिए अनुच्छेद 356 इस पर लागू करके सरकार गिरा दी जाए। इसका भी भय इनको खत्म हो गया। तो मुझे लगता है कि आज की सिचुएशन में ये इनका सिर्फ एक फंडामेंटल है कि इसको कितना लंबा खींचा जाए। और जो ईडी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट में जो देश में एक माहौल बन गया है और जो चाइना के साथ इनके संबंधों को लेकर सब कुछ एक्सपोज हो रहा है, उसको दबाने के लिए ये सब कुछ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस किया जाए, चाहे वो राज्यपाल वर्सेस कांग्रेस किया जाए, केंद्र सरकार वर्सेस कांग्रेस किया जाए, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस किया जाए, कुल मिलाकर ये बताया जाए कि ये जो बीजेपी, ये केंद्र की जो एजेंसियां कर रही हैं, ये पोपट हैं केंद्र की सरकार के, और केंद्र की सरकार की वजह से, बीजेपी की वजह से ये सब कुछ चल रहा है, इसलिए हमारे पीछे पड़े हुए हैं। और इसको एक राजनीतिक रंग देकर देश में इस पूरे चैप्टर को राहुल गांधी और उनके परिवार को बचाया जा सके। हम सबको इस पर ध्यान देना चाहिए और हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि हम ध्यान दें। नमस्कार। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो भी क्लासेस का लाभ ले सकता है।